Greetings everyone. Today we will start the elements of delegation. In the previous lecture we have understand the meaning of delegation of authority. Organizing का सबसे important part होता है delegation. Delegation is the most important part for the organizing. Organizing का सबसे important part होता है delegation of authority. So today we will learn there are three elements of delegation. That is responsibility, authority and accountability. रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा बता भी दिया था, फिर भी हम एक बार और स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं. तो देयर आर थ्री एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन: रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी. लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ responsibility? There are three elements of delegation: responsibility, authority and the accountability. The first one is the responsibility. What is the meaning of responsibility? Responsibility means the work assigned to an individual. That is the responsibility. जो भी काम हम एक पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं वो उसकी क्या होती है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो responsibility means the work assigned to an individual. It includes all the physical and the mental activities which is to be performed by the employees. Responsibility means the work assigned to an individual. That means the work which is given to an individual, it is his or her responsibility. It includes all the physical and the mental activities to be performed by the employees. It includes all the physical and the mental activities to be performed by the employees at a particular job position. That means जो भी responsibility का मतलब क्या होता है कि जो भी physical और mental activities होती हैं which is to be performed by the employees at a particular job position, that is the responsibility. जो delegation का जो process start होता है वो तभी start होता है when the manager passes on some of his responsibilities to his subordinates. यानी कि जो delegation का process होता है वो start ही वहाँ से होता है जब वो कोई सबसे पहले अथॉरिटी नहीं दी जाती. सबसे पहले क्या दी जाती है? सबसे पहले दी जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो जो डेलीगेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट ही कहाँ से होता है? व्हेन द मैनेजर पासेस ऑन सम ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू हिज सबऑर्डिनेट्स, विच मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो डेलीगेट की जा सकती है. क्योंकि आप किसी को काम दोगे करने के लिए तो आप डेलीगेट कर रहे हो ना उस चीज़ को. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड. रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया जा सकता है? डेलीगेट किया जा सकता है. समझ में आ रही है बात? अब जो फीचर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के वो क्या होते हैं? द फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबसे पहला फीचर है वो क्या है? दिस इज द फीचर फर्स्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सबऑर्डिनेट की ऑब्लिगेशन होती है, एक ड्यूटी होती है कि वो जो उसे ड्यूटी दी गई है, जो उसे काम दिया गया है वो सही तरीके से उसे परफॉर्म करे. It arises from the superior subordinate relationship because subordinate is bound. Second one is it arises from superior subordinate relationship because subordinate is bound to perform the duty assigned by his subordinate. यानी कि ये कहाँ से अराइज होती है? एक superior subordinate relationship से अराइज होती है क्योंकि subordinate bound है to perform the duty assigned by his superior. जो उसके superior ने उसको assign किया है उसके लिए वो bound है. रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फ्लो करती है कहाँ? अपवर्ड फ्लो करती है. दैट मीन्स अपवर्ड कैसे? दैट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो सबऑर्डिनेट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर. सबऑर्डिनेट हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा किसके? अपने सुपीरियर के. तो इसीलिए वो क्या होती है? वो फ्लो अपवर्ड. वो कहाँ फ्लो करती है? अपवर्ड फ्लो करती है. नेक्स्ट इज द सेकेंड स्टेप. रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गया आपको? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द वर्क असाइन टू एन इंडिविजुअल. इसके अंदर जो जितनी भी सारी फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी आती हैं विच इज टू बी परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज एट अ पर्टिकुलर जॉब पोजीशन. जो डेलीगेशन का प्रोसेस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जब मैनेजर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज पास करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को. समझ में आया? नेक्स्ट वन इज द अथॉरिटी. अथॉरिटी क्या है? Authority means power to take the decision. What is the meaning of authority? Authority का मतलब होता है power to take the decisions. Decisions लेने की एक power. To carry on the responsibility. अगर responsibility को सही तरीके से हमें carry on करना है तो we have some authority also. Every employee need to have some authority. If he wants to do some his responsibility तो उसके पास power होनी चाहिए. तो एक मैनेजर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है तो उसको कुछ अथॉरिटी भी देनी पड़ती है अपने सबऑर्डिनेट्स को. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है
Authority means the power to take the decisions. तो when managers are passing their responsibilities to the subordinates, they also pass some authority to the subordinates. The delegating authority is the second step. ये process भी है. आप अगर process करोगे delegation का तो पहले क्या होता है, responsibility दी जाती है, क्योंकि प्रोसेस अभी हमने बात करी ना कि दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन एज वेल एज द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, क्योंकि एलिमेंट्स भी सीक्वेंस में चल रहे हैं कि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, फिर अथॉरिटी होगी और फिर अकाउंटेबिलिटी होगी. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है डेलीगेशन के अंदर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होता है कि जब मैनेजर अपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जा सकती है. दूसरा जो स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, जो सेकेंड स्टेप है दैट इज द डेलीगेशन अथॉरिटी इज द सेकेंड स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. जब हम अथॉरिटी स्टार्ट करते हैं वाइल शेयरिंग द अथॉरिटी, मैनेजर्स कीप इन माइंड दैट द अथॉरिटी शुड बी मैच टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दैट मीन्स जब भी एक मैनेजर अथॉरिटी को डेलीगेट करता है तो उसे ये देख लेना चाहिए कि जितनी वो अथॉरिटी दे रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच होनी चाहिए. ठीक है. They shall not pass all their authority to their subordinate, यानी कि अपनी सारी पावर्स कभी भी सबॉर्डिनेट्स को नहीं देनी चाहिए. जितना उन्हें काम दिया गया है, जितनी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसी के हिसाब से उन्हें अथॉरिटी दी जानी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप डेलीगेशन करो. देखिए हमने एक स्टेप पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने प्रिंसिपल पढ़ा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद है आपको? तो उसमें ये कहा गया था, फियोल ने ये बोला था कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर किसी बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और उसे अथॉरिटी दी जाएगी तो वो मिसयूज़ कर सकता है अथॉरिटी का. और अगर अथॉरिटी है बट उसे अगर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो समझ रहा है बट उसे अथॉरिटी नहीं दी गई उस काम को करने के लिए, तो उसकी जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा. तो यही सारी चीज़ें इसमें भी ध्यान रखी जानी चाहिए कि जब भी एक मैनेजर अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करता है तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इट शुड बी मैच विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी. उससे मैच होनी चाहिए. किससे मैच होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच होनी चाहिए. तो अथॉरिटी के जो फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी जो होती है वो अराइज होती है फ्रॉम एन इंडिविजुअल पोजीशन. दैट मीन्स अथॉरिटी जो होती है वो एक इंडिविजुअल पोजीशन से अराइज होती है. जितनी उसकी पोजीशन होती है तो अथॉरिटी भी बढ़ती चली जाती है. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? राइट टू टेक डिसीजंस ड्यू टू योर मैनेजरियल पोजीशन. आपके पास जो पोजीशन है उसके लिए वो पावर है आपकी, तो आप डिसीजन ले सकते हो. अथॉरिटी भी डिटरमाइन करती है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. As subordinate communicates his decisions to superior है यहाँ पर. As superior communicate his decision to subordinate, expecting compliance from him as her per his direction. Authority is restricted by laws and rules and regulations. Very important. Authority जो होती है वो restricted होती है by the laws and the rules and regulations of the organization. अथॉरिटी जो होती है वो अराइजेस फ्रॉम द स्केलर चेन. आपको याद है स्केलर चेन हमने प्रिंसिपल पढ़ा था फियोल का, तो वही होती है जो सबसे ऊपर है उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है और जो नीचे होता है उसके पास पावर्स कम होती हैं. अथॉरिटी जो होती है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो करती थी अपवर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. अथॉरिटी फ्लो करती है डाउनवर्ड. दैट मीन्स फ्रॉम सुपीरियर से लेकर सबॉर्डिनेट पे आती है. अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अथॉरिटी शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी क्या होनी चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए. क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गई बात? नेक्स्ट, अब थर्ड वन इज द अकाउंटेबिलिटी. व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉयज़ और सबॉर्डिनेट जो भी हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है क्या वो उस काम को सही तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं. जवाबदेही तो बनती है ना, तो वो किसको अकाउंटेबल होगा, यानी कि वो आंसरेबल किसको होगा. तो ये भी डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है कि वो किसको अकाउंटेबल होगा. ये थर्ड स्टेप होता है डेलीगेशन में, अकाउंटेबिलिटी. टू मेक श्योर दैट द एम्प्लॉयज़ और द सबॉर्डिनेट्स परफॉर्म, ये श्योरिटी देना कि जो आपके
to make sure that the employees or subordinates perform their responsibilities in their expected manner, the authority is created. authority क्या होती है? create की जाती है, मतलब authority जहाँ accountability is created. अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है दैट द सबॉर्डिनेट विल बी आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क, यानी कि अगर उसने काम कंप्लीट नहीं किया है तो ही इज़ आंसरेबल, बट वो किसको आंसरेबल होगा? अपने सुपीरियर को. अगर उसको अथॉरिटी दी गई है, अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो अकाउंटेबल भी है. That means if he has given the responsibility and authority, then he is also accountable. तो accountability delegate नहीं होती, वो अपने आप ही accountable हो गया. अगर उसको पावर दी है, अगर उसको responsibility दी है, तो वो accountable क्या है? अपने आप ही हो जाता है. तो accountability means subordinates will be answerable for the non-completion of the task. क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी इज़ द थर्ड एंड फाइनल स्टेप, यानी कि अकाउंटेबिलिटी को क्रिएट करना ये एक थर्ड स्टेप होता है और फाइनल स्टेप होता है डेलीगेशन प्रोसेस का. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जो अथॉरिटी है दैट कैनॉट, द अकाउंटेबिलिटी कैनॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो कभी भी, ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द अकाउंटेबिलिटी कैनॉट बी पास्ड और डेलीगेटेड. अकाउंटेबिलिटी ना ही कभी पास की जाती है, ना ही कभी डेलीगेट की जा सकती है, ये सिर्फ शेयर की जा सकती है सबॉर्डिनेट्स के साथ, विच मीन्स इवन आफ्टर डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी. दैट मीन्स जब आप डेलीगेट कर रहे हो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैनेजर्स विल बी अकाउंटेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क. मैनेजर क्या है? मैनेजर अकाउंटेबल है फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क. If the production manager is given the target of producing 20 machines in 1 month's time, for example लेके चलते हैं कि अगर एक प्रोडक्शन मैनेजर को एक टारगेट दिया गया है कि उसे 20 मशीन्स इन 1 मंथ टाइम में उसे प्रोड्यूस करनी है, एंड ही डिवाइडेड दिस टारगेट बिटवीन द 4 फोरमैन वर्किंग अंडर हिम. जो उसके अंडर में 4 फोरमैन काम कर रहे थे, उसमें उसने वर्क को डिवाइड कर दिया कि हर बंदा 5 जो है वो क्या बनाएगा. तो 5 machines produced by each foreman, but क्या हुआ? 1 foreman could not achieve the target, and at the end of the month only 17 machines are manufactured. 20 बनानी थी, सिर्फ 17 machines manufactured हुई. Then ऐसा नहीं है कि अगर उसने अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फॉरमैन्स को दे दी गई थी तो आपका ये अकाउंटेबल नहीं है. मैंने आपको ये भी बताया था, शायद आपको याद हो, कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो एक डेलीगेशन होती है. दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड. अकाउंटेबिलिटी क्या नहीं होती है? डेलीगेट नहीं होती है, वो अकाउंटेबल होता है. जो आपका पर्सन है ही इज़ ऑलवेज अकाउंटेबल टू हिज वर्क, यानी कि वो हमेशा ही अकाउंटेबल होगा. जैसे कि हमने बात करी थी प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. दैट मीन्स अगर आपने अकाउंटेबिलिटी सबॉर्डिनेट्स पे क्रिएट कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सबॉर्डिनेट ही अकाउंटेबल है, सुपीरियर इज ऑल्सो अकाउंटेबल. एब्सोल्यूटनेस होती है, अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हर कोई अकाउंटेबल है. अगर प्रोडक्शन मैनेजर ने अपना टास्क 4 फोरमैन्स को दे दिया है और 4 फोरमैन्स उस टास्क को अचीव नहीं कर पाए, उनमें से एक फोरमैन अचीव नहीं कर पाया है, तो वो तो अकाउंटेबल है ही है. बट ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो अकाउंटेबल नहीं है. प्रोडक्शन मैनेजर विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ टारगेट, एज अकाउंटेबिलिटी जो है वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती है और ना ही शेयर की जा सकती है. इट इज़ एन एब्सोल्यूट टर्म. मैंने आपको बताया था ना प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. दैट मीन्स ये एक एब्सोल्यूट टर्म होती है कि जो इट कैनॉट बी डेलीगेटेड और शेयर्ड. अकाउंटेबिलिटी, जिसको जो काम दिया गया है वो उसके लिए अकाउंटेबल है. अब वो जो फॉरमैन जिसने काम नहीं किया है वो अकाउंटेबल है अपने प्रोडक्शन मैनेजर को, बट प्रोडक्शन मैनेजर को जिसने काम दिया था उसको करने के लिए, वो प्रोडक्शन मैनेजर उसके लिए वो अकाउंटेबल है कि भाई काम क्यों नहीं हुआ है. तो ये कहलाया जाता है कि अकाउंटेबिलिटी जो है इट कैनॉट बी डेलीगेटेड, इट कैनॉट बी शेयर्ड, बट इट इज़ एन एब्सोल्यूट टर्म. ये क्या होती है? ये एक एब्सोल्यूट टर्म है. क्लियर हो रही है बात? अच्छी तरह से समझ में आ गई? तो अब यहाँ पर जैसे लिखा है, एक पिक्चर है, लिखा है यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, आई एम हियर इफ़ यू नीड मी. तो दैट मीन्स क्या है? ये अकाउंटेबिलिटी है फॉर द परफॉर्मेंस के लिए कि यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट के आप इंचार्ज है, दे रहा है वो दूसरे को प्रोजेक्ट, और वो ये भी कह रहा है कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो मैं यहाँ हूँ. तो वो अकाउंटेबल भी है उस चीज़ के लिए कि अगर वो अपनी बात को कह रहा है तो वो अकाउंटेबल है.
नाउ अगर हम बात करते हैं द फीचर्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, फीचर्स क्या होते हैं? अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट, यानी कि जो आपका आउटपुट आ रहा है उसके लिए आप आंसरेबल हैं। दूसरा पॉइंट होता है इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास, ये डेलीगेट नहीं हो सकती और पास नहीं की जा सकती। थर्ड वन इज इट एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक, यानी कि इसका एनफोर्समेंट कैसे होता है? रेगुलर फीडबैक लेना पड़ता रहता है कि वर्क जहाँ जहाँ तक खत्म होता जा रहा है तो हमें रेगुलर फीडबैक चाहिए होता है। नेक्स्ट इज इट फ्लोज अपवर्ड, ये कैसे फ्लो करता है? अपवर्ड। देखिए अब हमने 3 स्टेप्स पढ़े डेलीगेशन के, एक तो था रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड वन इज अथॉरिटी एंड थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड क्योंकि ये सबऑर्डिनेट से सुपीरियर रिस्पॉन्सिबल है, सबऑर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज सुपीरियर। और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी फ्लो करती है अपवर्ड, और जो आपकी अथॉरिटी होती है वो फ्लो करती है डाउनवर्ड, दैट मीन्स सुपीरियर डेलीगेट करता है अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट्स, तो वो डाउनवर्ड्स यानी कि स्केलर चेन फॉलो करती है वो, ठीक है। तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई कि अकाउंटेबिलिटी रिफर्स टू द आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटपुट, ये डेलीगेट नहीं हो सकती, पास नहीं की जा सकती। इट एनफोर्स थ्रू रेगुलर फीडबैक ऑन द एक्सटेंट ऑफ वर्क अकम्प्लिश एंड इट फ्लोज अपवर्ड। Now we will understand the difference between the responsibility and the accountability. What is the difference between the responsibility and accountability? देखिए सबसे पहले मीनिंग है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है काम करना, यानी कि जो काम उन्हें दिया गया है दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज वो परफॉर्म करेंगे दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है कि उन्होंने काम कर लिया या नहीं किया है, उसको बताना कि उन्होंने क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से मीट किया है या नहीं किया है। डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी एंटायरली डेलीगेटेड क्योंकि जनरली जो सबऑर्डिनेट्स सुपीरियर्स होते हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं, कभी मतलब पूरी तरीके से डेलीगेट नहीं हो सकती। अकाउंटेबिलिटी तो कभी भी डेलीगेट हो ही नहीं सकती है क्योंकि ये सुपीरियर एज वेल एज द सबऑर्डिनेट दोनों के पास ही होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो फ्लोज अपवर्ड एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो फ्लोज अपवर्ड, दोनों ही अपवर्ड फ्लो करते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ड्यूटी और टास्क टू बी परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल। अथॉरिटी कहाँ से अराइज होता है? अथॉरिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ अ फॉर्मल पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। Authority flows downward while the responsibility flows upward. Delegation, authority can be delegated, responsibility cannot be fully delegated, यानी कि authority तो delegate हो सकती है but responsibility जो है वो fully delegate नहीं होती। fully मतलब पूरी तरीके से delegate नहीं, क्योंकि responsibility भी दोनों की ही होती है। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ गया ये? अब अगर हम तीनों की बात करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी अगर देखें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में, तो क्या है मीनिंग, क्या है अथॉरिटी का? पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क, एंड द अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबल फॉर द आउटपुट ऑफ द असाइन टास्क, जो भी आपने आउटपुट निकल के आ रहा है, जो आपको टास्क दिया था उसके लिए आप आंसरेबल हैं। डेलीगेशन, अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी फुल्ली डेलीगेटेड, और अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल, यानी कि ये डेलीगेट हो ही नहीं सकती है। ऑरिजिन, ये जो अथॉरिटी होती है दैट इज अराइजेस फ्रॉम द फॉर्मल पोजीशन, ये कहाँ से अराइज होती है? फॉर्मल पोजीशन से अराइज होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कहाँ से अराइज होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से अराइज होती है। नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ डायरेक्शन, अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू, यानी कि अपवर्ड फ्लो करती है, और फ्लो अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो फ्लोज अपवर्ड फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। अगर हम इन तीनों की बात करें, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी? तो अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मानी जाती है, अज्यूम की जाती है, एंड अकाउंटेबिलिटी इज इम्पोज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, responsibility is assumed and accountability is imposed. accountability क्या होती है? impose की जाती है। next is responsibility, responsibility जो है वो authority से derived होती है and accountability is derived from the responsibility.
देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है? अथॉरिटी से. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो वो अकाउंटेबल भी है. अगर अथॉरिटी दी गई है तो वो रिस्पॉन्सिबल भी है. ऑब्वियस है ना. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी. दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी कहाँ से डिराइव होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिराइव होती है. तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन. क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी. अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन? अगर हम डेलीगेशन के प्रोसेस को सही तरीके से करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है मैनेजमेंट के अंदर? सबसे पहला जो फ़ायदा होता है वो, सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट. इफ इन द डेलीगेशन प्रोसेस मैनेजर जो है वो अपना रूटीन वर्क जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को देता है, तो दे आर फ्री टू कंसंट्रेट ऑन अदर इम्पॉर्टेंट मैटर्स. यानी कि दे आर फ्री टू कंसंट्रेट ऑन द अदर इम्पॉर्टेंट मैटर. जितने भी दूसरे इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं उसमें वो ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि मैनेजर्स जो अपना रूटीन टास्क है वो अपने जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको दे देते हैं. तो अब वो फ्री हैं कि वो अपने इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे सोच सकते हैं. जो मैनेजर का मेन जॉब होता है वो क्या होता है? इज टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड बाय डेलीगेटिंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स कैन गेट द वर्क डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फ्रॉम द सबॉर्डिनेट्स. अगर डेलीगेशन होता है, क्योंकि हर कोई पर्सन अपने सारे काम को अकेला नहीं कर सकता, उसे अपने काम को बांटना पड़ेगा, तो उसे अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी. तो उससे क्या होगा? मैनेजर का काम ही क्या होता है? दूसरों से काम करवाना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. तो अगर वो डेलीगेशन करता है तो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली वर्क होता है. दूसरी चीज़ होती है, सेकेंड थिंग इज द एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट. एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होता है. कैसे होता है एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट? एज अ रिजल्ट ऑफ डेलीगेशन एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, क्योंकि जब डेलीगेशन होता है, जब उनको पावर्स दी जाती है तो वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं. तो मैनेजर एम्प्लॉयज़ जो हैं गेट मोर अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज देयर टैलेंट्स. इट अलाउज देम टू डेवलप दो स्किल्स विच हेल्प देम टू परफॉर्म द कॉम्प्लेक्स टास्क. यानी कि इनके अंदर वो स्किल्स आती है कि वो कॉम्प्लेक्स टास्क को भी परफॉर्म अच्छे तरीके से कर सकते हैं. तो जो डेलीगेशन से वो फ्यूचर मैनेजर बन सकते हैं. डेलीगेशन हेल्प्स इन मेकिंग देम द फ्यूचर मैनेजर बाय गिविंग देम चांस टू यूज देयर स्किल्स, गेन एक्सपीरियंस ऑफ वर्क रिलेटेड टू द हायर जॉब पोजीशन. यानी कि हायर जॉब पोजीशन से रिलेटेड वो काम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ का क्या होता है? मोटिवेशन होता है, क्योंकि डेलीगेशन में व्हेन द मैनेजर, जब अपनी मैनेजर शेयर कर रहा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटी विद द सबॉर्डिनेट्स, तो सबॉर्डिनेट्स मोटिवेट होते हैं. उनके अंदर एक फीलिंग डेवलप होती है ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड ट्रस्ट, क्योंकि उनके ऊपर ट्रस्ट किया गया है तभी तो उनको अथॉरिटी दी गई है. तो वो जो सुपीरियर्स ट्रस्ट दिखाते हैं, बिलोंगिंगनेस, तो वो एक एम्प्लॉय को क्या करता है? मोटिवेट करता है. Some employees can be motivated by such kind of non-financial incentives. बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि जो इसी चीज़ों से मोटिवेट होते हैं. उन्हें कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं चाहिए होता, वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव से मोटिवेट होते हैं. जो हाई जॉब पोजीशंस के लोग होते हैं वो इसी तरीके से मोटिवेट होते हैं. फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. दैट मीन्स जब डेलीगेशन का प्रोसेस होता है तो मैनेजर्स आर पासिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट्स. तो वो क्या ध्यान में रखते हैं? दे कीप इन माइंड द क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी ऑफ ऑल द सबॉर्डिनेट्स. इससे क्या होता है? डिविजन ऑफ वर्क होता है और स्पेशलाइजेशन आता है, जो बहुत ज़रूरी होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ. यानी कि अब जो जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट होती है वो किस हिसाब से होती है? अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशंस एंड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द वर्कर्स. यानी कि जो वर्कर्स की कैपेबिलिटी होती है तो उससे स्पेशलाइजेशन आता है. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की. डेलीगेशन जो होता है वो एस्टेब्लिश करता है सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप विच इज द बेस फॉर हायरार्की ऑफ मैनेजर्स. Extent of power delegated to subordinate decides who will report to whom, and the power at each job positions forms the management hierarchy. That means management hierarchy बनती है, basis होता है. डेलीगेशन से ही पता होता है कि किसके पास ज़्यादा पावर है तो वो टॉप पे होगा, फिर उससे नीचे लो. तो एक मैनेजमेंट hierarchy बनती है कि who has to report to whom, तो वो यहीं से क्रिएट होती है. नेक्स्ट इज द बेटर कोऑर्डिनेशन. अगर हम इन डेलीगेशन सिस्टमैटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी इज डिवाइडेड एंड एम्प्लॉयज आर मेड आंसरेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ द टास्क. यानी कि डेलीगेशन में क्या होता है? सिस्टमैटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है,
एंड द अथॉरिटी इज डिवाइडेड एंड एम्प्लॉयज आर मेड आंसरेबल फॉर द नॉन, हर चीज़ होती है। तो सिस्टमैटिक डिविजन ऑफ वर्क जो होता है वो क्लियर पिक्चर देता है ऑफ वर्क टू एवरीवन, और देर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, कोई डुप्लीकेशन ऑफ वर्क यानी कि एवरीथिंग इज डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड होता है कि किसको क्या काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, ऑब्वियस है, जब आप डेलीगेशन करते हो इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन, मैनेजर्स जो होते हैं वो क्या हैं, मैनेजर्स आर अलाउड टू शेयर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वर्क विद द सबॉर्डिनेट्स, मैनेजर्स क्या करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वर्क को अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर करते हैं, जिससे मैनेजर्स का जो वर्कलोड है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। With the process of delegations, the manager can pass all their routine work to the subordinates, यानी कि मैनेजर जो है वो अपना पूरा रूटीन वर्क अपने सबॉर्डिनेट्स को पास कर सकते हैं एंड कंसंट्रेट ऑन द इम्पॉर्टेंट वर्क, और किस पे कंसंट्रेट करते हैं, इम्पॉर्टेंट वर्क पे कंसंट्रेट करते हैं। तो अगर डेलीगेशन नहीं होगा तो मैनेजर क्या हो जाएंगे, ओवरबर्डन्ड हो जाएंगे। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या डेलीगेशन इफेक्टिव मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं, facilitates the organizational growth, basis of management hierarchy, better coordination and reduces the workload of the managers। अब डेलीगेशन के जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि अगर कोई केस स्टडी आती है तो आपके जो कीवर्ड्स हैं आपको ध्यान रखने चाहिए, जैसे कि शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो डेलीगेशन होगा। इंक्लूड 2 levels ओनली, तो भी डेलीगेशन होगा। मेन पर्पज इज रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स, दिस इज ऑल्सो डेलीगेशन। रूटीन एक्टिविटी, यहाँ पर भी आपका क्या होगा, डेलीगेशन ही होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो आपका ये 1-2 केस स्टडीज़ हैं, हम इसको करेंगे और फिर हम क्लास आज की ओवर करेंगे, ठीक है। अब हम ये जो बात कर रहे हैं, आपकी फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज राम वॉज गिवन अ टास्क बाय हिज सुपीरियर टू प्रिपेयर अ प्लान इन 15 days। राम वॉज गिवन अ टास्क बाय हिज सुपीरियर to prepare a plan in 15 days. He asked 2 of his subordinates. राम ने अपने दोनों सबॉर्डिनेट से पूछा to work upon the 2 aspects of this task. One of the subordinate met with an accident. अब एक सबॉर्डिनेट मुझ पे से उसका एक्सीडेंट हो गया and could not complete his work. Who is answerable for this task? कौन होगा answerable? राम का superior, राम subordinate is accountable and none of them is accountable. तो who is accountable? कौन होगा अकाउंटेबल? यस, राम इज अकाउंटेबल। कौन होगा? क्योंकि राम को टास्क दिया गया है उसके सुपीरियर ने, तो राम अकाउंटेबल है, पूरी तरीके से अकाउंटेबल है। डेलीगेशन, डेलीगेशन क्या है? इट इज ऑप्शनल, कंपल्सरी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। यस, इट इज ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि आप डेलीगेट करें, कंपल्शन नहीं है कि आप डेलीगेट, इट इज ऑप्शनल। ये डेलीगेशन क्या है? ऑप्शनल है, ठीक है। देखिए अब लिखा है अमन चड्ढा स्टार्टेड बुल्स आई, अ कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन टू बिजनेस। Its objective is to prevent, detect and respond to cyber attacks and protect critical data. He was a hard-working software engineer and an expert in cyber security. His reputation grew by leaps and bounds as he was not only a person of integrity but also did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. He was delighted when he was offered a big project by the Ministry of Defense. While working on the project, he found that the volume of work made it impractical for him to handle all the work by himself. Clear हो गया? He decided to expand the team. The company maintained a class license with a local engineering college. During a campus placement, Ishan and Vrinda were appointed to work for the project. He found the new employees capable, enthusiastic, and trustworthy. Aman Chadha was thus able to focus on objectives, and with the help of Ishan and Vrinda, the project was completed on time. Not only this, Aman Chadha was also able to extend his area of operation. On the other hand, Ishan and Vrinda also get the opportunities to develop and exercise the initiative. समझ में आ रही है बात? Now, identify and briefly explain the concept used by Aman Chadha. समझ सकते हो क्या यूज़ किया है अमन चड्ढा ने? डेलीगेशन। कैसे यूज़ किया है कि विच हेल्प्स इन फोकसिंग ऑन डेलीगेशन का मतलब समझा दोगे। उसके बाद ऑल्सो स्टेट एनी 4 इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इन द फर्स्ट अबव। सबसे पहले कि यहाँ पर देखिए बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, लास्ट लाइन से शुरू करते थे। नॉट ओनली दिस, अमन चड्ढा वॉज एबल टू एक्सटेंड हिज एरिया ऑफ ऑपरेशन।
That means it reduces the workload of managers. ईशान एंड वृंदा गॉट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एंड एक्सरसाइज द इनिशिएटिव. ईशान एंड वृंदा को क्या मिला है? अपनी डेवलप इनिशिएटिव मिला है. तो एम्प्लॉयज़ का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट. समझ रहे हो? तो ये क्या है? एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट. ऊपर ही फाउंड द न्यू एम्प्लॉयज़ कैपेबल, एंथुसियास्टिक एंड ट्रस्टवर्दी. अमन चड्ढा वॉज एबल टू फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कर सकता है. तो दैट इज क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट. ठीक है. और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ भी है, क्योंकि उसने क्या किया है? अमन चड्ढा वॉज एबल टू एक्सटेंड हिज एरिया. तो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ भी हो रही है. क्लियर हो गया? अच्छी तरीके से बात आ गई. यस. तो दीज आर द 4 इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी डेलीगेशन. डेलीगेशन के ये 4 इंपॉर्टेंस है. तो ये आज ये कॉन्सेप्ट डेलीगेशन खत्म हो गया है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न अबाउट द सेंट्रलाइजेशन एंड द डेलीगेशन. डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन में क्या फ़र्क होता है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे. व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का, सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन. आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं. इसको अच्छे से पढ़िएगा. गुड बाय.